हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 2 मार्च का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोज ऑफ यू हु वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप देन दे कैन ज्वाइन। आपको यहाँ पर लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम आज का न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट न्यूज़ है, यहाँ पर खार्किव मेंशन है। तो खार्किव क्या है? तो खार्किव है सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूक्रेन। तो यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, यूक्रेन सेकेंड लार्जेस्ट सिटी विच हैज़ बीन अटैक्ड बाई रशिया। तो खार्किव है सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूक्रेन। तो खार्किव की आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। बाकी मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था, जो एयर इंडिया के सीईओ है वो होने वाले हैं इल्का राइसी, लेकिन अब उन्होंने इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया है। तो वो अब यहाँ पर एयर इंडिया के सीईओ नहीं है। एज सच ये यूपीएससी के लिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन और किसी एग्जाम में अगर ये आता तो हो सकता है आप इल्का राइसी को टिक कर देते, इसीलिए मैंने आपको ये न्यूज़ बता दी। अब हम आगे चलते हैं। सेकेंड पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, थर्ड पेज पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब यहाँ पर जो यूक्रेन है वो ईयू को ज्वाइन कर सकता है, ईयू कैंडिडेट स्टेटस दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर फॉर्मल मेंबरशिप टॉक्स शुरू होंगे। अब यूक्रेन में वॉर हो गया, यूक्रेन और रशिया में वॉर हो गया, उसकी वजह से यहाँ पर 4 मिलियन रेफ्यूजीज़ हो सकते हैं। तो ब्रेसिंग फॉर एक्सोडस, तो 4 मिलियन रेफ्यूजीज़, क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन ने मार्शियल लॉ लगा दिया, जिसकी वजह से जो 18 से 60 ईयर्स के मैन हैं उनको यहाँ पर कंट्री में ही रहना है, और यहाँ पर विमेन और चिल्ड्रन को कंट्री से बाहर निकाला जा रहा है। अब यहाँ पर बॉर्डरिंग कंट्रीज़ देखें यूक्रेन की, तो यहाँ पर मैप है। बेलारूस बॉर्डर करता है, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, और रशिया तो यहाँ पर बॉर्डर करता ही है। अगर हम देखें तो रशिया के पास न्यूक्लियर ट्रायड है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब ये है, रशिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं विद इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। रशिया के पास यहाँ पर लैंड बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है, और इसके अलावा रशिया के पास यहाँ पर न्यूक्लियर केपेबल स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भी हैं। अब चाइना ने यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया है कि जो मॉस्को के लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं, लेजिटिमेट सिक्योरिटी डिमांड्स हैं, कि यहाँ पर नेटो का मेंबर मत बनाओ यूक्रेन को, तो इन डिमांड्स को कंसिडर किया जाना चाहिए, इन डिमांड्स को एड्रेस किया जाना चाहिए, तभी यहाँ पर जो यूक्रेनियन क्राइसिस है वो सॉल्व हो सकती है। तो ये बेसिकली चाइना ने स्टेटमेंट दिया। ये हमने डिस्कस कर लिया कि कौन सी कंट्री का क्या स्टैंड चल रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। अब H1B वीज़ा क्या होता है? तो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, जो कि यूएस कंपनीज देती हैं फॉरेन वर्कर्स को एम्प्लॉय करने के लिए, लेकिन उन्हीं वर्कर्स को एम्प्लॉय करने के लिए जिनके पास कोई एक्सपर्टीज़ हो। तो उन्हीं ऑक्यूपेशंस में जहाँ पर एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, उनको ही यहाँ पर H1B वीज़ा दिया जाता है, जो कि यहाँ पर नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है। इस न्यूज़ में इंटरपोल मेंशन है। तो इंटरपोल क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरपोल एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके तहत 194 मेंबर कंट्रीज़ की पुलिस यहाँ पर कोऑर्डिनेट करती है। अब यहाँ पर पुलिस को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक नेशनल कंट्रोल ब्यूरो होता है, जो कि हर कंट्री होस्ट करती है। तो इंडिया से जो नेशनल कंट्रोल ब्यूरो है वो है यहाँ पर सीबीआई। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज डेजिग्नेटेड एज द नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, और हेडक्वार्टर कहाँ है इंटरपोल का? तो लियोन, फ्रांस में। और बाकी इनके नोटिस होते हैं, रेड नोटिस, पर्पल नोटिस, तो ये आप देख लेना कौन सा नोटिस किसके लिए होता है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर ये दोनों आर्टिकल बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं थे, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। अनवाइस मूव। अब यहाँ पर राजस्थान बजट में मैंने आपको बताया था, जो राजस्थान है वो बात कर रहे हैं कि हम वापस से ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ चले जाएंगे, जो कि 2004 से पहले थी। तो ऑथर ने यही बोला है कि ये बहुत ही अनवाइस मूव है, ऐसा मूव लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट के ऊपर वैसे भी बहुत ज़्यादा डेट बढ़ चुका है। तो एनपीएस अ डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन स्कीम, तो आपको पता होगा नेशनल पेंशन सिस्टम जब चेंज किया गया तो उसके बाद न्यू पेंशन स्कीम आई थी, जिसमें यहाँ पर एम्प्लॉय को कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, और यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कुछ कंट्रीब्यूशन देती है, और फिर उसके बाद यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है, और कैसा परफॉर्म कर रहे हैं शेयर्स और बॉन्ड्स जिसमें इन्वेस्ट किया गया है उसके बेसिस पे यहाँ पर पेंशन दी जाती। लेकिन राजस्थान बजट ने ये बात कही है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है हम उसमें वापस जा रहे हैं। तो एनपीएस और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम वाज एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ज्वाइनिंग ऑन और आफ्टर जनवरी 1, 2004। तो यहाँ पर राजस्थान ने बेनिफिट, ओल्ड जो पेंशन स्कीम थी जिसमें ये था कि जब आप रिटायर हो जाओगे तो आपके सैलरी का कुछ परसेंटेज आपको यहाँ पर पेंशन की तरह मिलेगा, उस सिस्टम को हटाकर यहाँ पर कंट्रीब्यूशन स्कीम लेकर आई गई थी। तो शिफ्ट टू एनपीएस वाज अंडरटेकन ड्यू टू कंसर्न्स ओवर द कवरेज, सस्टेनेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी ऑफ द ओल्ड पेंशन फ्रेमवर्क। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि स्टेट का डेट बहुत ज़्यादा हो रखा है, और स्टेट का डेट 2019-20 से कंपेयर करें तो 2021-22 में और ज़्यादा है। वो इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि कोविड की वजह से स्टेट को यहाँ पर बोरोइंग करनी पड़ी थी। तो यहाँ पर 31.2% है। इसका मतलब ये है कि स्टेट को यहाँ पर फिस्कल प्रूडेंस की तरफ जाना चाहिए था, जो कि स्टेट्स नहीं करते हुए दिख रहे हैं। तो ऑथर ने बेसिकली वही यहाँ पर एडवाइस किया है कि इस जो स्टेट्स हैं उनको यहाँ पर फिस्कल प्रूडेंस के पाथ के ऊपर जाना चाहिए ऑन अ ग्रीन ट्रैक। तो मैंने आपको सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट बताया था, जो कि केरला में है।
अब ये केरला का जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर तिरुवनंतपुरम जो कि साउथ में टू कसारगोड इन द नॉर्थ उसको कनेक्ट करेगा और ये हाई स्पीड ट्रेन होगी जिसकी वजह से जो 530 किलोमीटर है वो 4 आवर्स में ही कवर हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो बहुत कम टाइम में कवर हो जाएगी। अब इसमें बहुत सारे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे कि फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं है, इन्वायरमेंटल कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा होगी। तो ऑथर ने यहाँ पर एक केस स्टडी बताई है जापान की, तो वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की एक स्टडी है जिससे ये पता चला है जो हाई स्पीड रेलवे होता है उससे एमिशन बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इज़ द लीस्ट कॉस्ट एमिशन ऑप्शन अमंग ऑल मोड्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। अगर सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है बुलेट ट्रेन का जिसको जापान में बोलते हैं शिंकानसेन। तो शिंकानसेन जो बुलेट ट्रेन है जापान में, तो देखा गया है कि जब ग्लोबल ऑयल क्राइसिस थी, जब यहाँ पर एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम की ज़रूरत थी, तब जापान ने इस बुलेट सिस्टम को बनाया, बुलेट ट्रेन के सिस्टम को बनाया और ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। तो हमें ये समझ आ रहा है जो हाई स्पीड रेलवे होती है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होती है, ये हमें डेटा से पता चल रहा है। तो क्रिएशन ऑफ अ मॉडर्न एंड इंडस्ट्रियली कॉम्पिटिटिव जापान डिस्पाइट इट्स मिनिमल नेचुरल रिसोर्सेज वो इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर जापान ने ऐसे इनिशिएटिव्स लिए। तो ऐसे इनिशिएटिव्स हमें भी लेने की ज़रूरत है, जैसे कि जापान ने यहाँ पर बुलेट ट्रेन का लिया था, शिंकानसेन का, और जैसे हम यहाँ पर सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं केरला में। आगे हम चलते हैं। कल मैंने आपको आईपीसीसी की रिपोर्ट बताई थी, तो 6th असेसमेंट रिपोर्ट का पार्ट 2 आया है। तो बेसिकली 3 पार्ट आएंगे। तो पार्ट 1 तो अगस्त में आया था लास्ट ईयर, फिर अभी पार्ट 2 आया है और यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में ही पार्ट 3 आ जाएगा। तो अभी हम पार्ट 2 कल हमने डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है अभी 1.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुकी है। तो विद ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.1 डिग्री सेल्सियस जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स है वो यहाँ पर दिखना शुरू भी हो गए। अब इंडिया में 3 मेजर क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट्स है। एक तो सेमी एरिड और एरिड रीजन है, दूसरा हिमालयन इकोसिस्टम है, तीसरा यहाँ पर कोस्टल जोन्स है। इंडिया की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, 7500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन है। इसका मतलब ये है कि लगभग 33 करोड़ लोग जो हैं वो 150 किलोमीटर कोस्ट के आसपास रहते हैं। तो यहाँ पर फ्लडिंग का है जिसकी वजह से और ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। जो दूसरा सेंसिटिव जोन है वो यहाँ पर हिमालयन रीजन है जहाँ पर लगभग 5 करोड़ लोग रहते हैं। रफली अ क्वार्टर ऑफ इंडियंस नाउ लिव इन अर्बन एरियाज, और अगले 15 साल में लगभग 40% लोग होंगे जो कि यहाँ पर अर्बन एरियाज में रहेंगे। अब अर्बन एरियाज में एक प्रॉब्लम है अर्बन हीट आइलैंड की। अब अर्बन हीट आइलैंड की वजह से जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट और ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो और ज़्यादा अर्बन हीट आइलैंड होगा, जिसकी वजह से और ज़्यादा यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। The report has predicted that life-threatening climatic conditions will arise from the extreme heat and humidity. For example, मैंने आपको बताया था मलेरिया के केसेस बढ़ जाएंगे, वेक्टर बॉर्न डिजीजेज के केसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि जो ब्रीडिंग टाइम है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो अर्बन हीट आइलैंड की प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बता दी कि हीट वेव्स उससे और ज़्यादा एम्प्लीफाइड हो जाएंगे। प्लेसेस लाइक अंडमान एंड निकोबार, इसके अलावा चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, मुंबई, गोवा, जो बेसिकली यहाँ पर कोस्ट लाइन है वहाँ पर फ्लड के रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट चैलेंज जो अर्बनाइजेशन हिमालय में हो रहा है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की वजह से जो लैंड यूज़ है वो चेंज होगा, और लैंड यूज़ चेंज होगा तो उसकी वजह से यहाँ पर क्लाइमेट इंड्यूस चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हिमालय के एरिया में बढ़ेगी, और हिमालय के एरिया में अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी इसका मतलब ये है कि ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। तो एक प्रॉब्लम ये है कि ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे क्योंकि हिमालय के एरिया में यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इसीलिए बढ़ेगी क्योंकि हिमालय के एरिया में यहाँ पर अर्बनाइजेशन होगा। नॉट एवरीथिंग इज ब्लीक फॉर द क्लाइमेट चेंज। जब क्या कर सकते हैं तो हम एडेप्टेशन कर सकते हैं, तो एडेप्टेशन ही करना ज़रूरी है क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो होगा। अगर यहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स को ना लेकर हो तो नेचुरल फैक्टर्स की वजह से होगा। तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज तो होगा, हमें यहाँ पर अडेप्ट करने के लिए करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ऑथर ने बताया सूरत में लोकल लेवल के ऊपर एडेप्टेशन पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, तो वो बनाने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल बेंगलोर में यहाँ पर जो प्रॉब्लम होती है वाटर की, तो वाटर की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है क्योंकि फॉर मेकिंग अर्बन इंडिया वाटर सिक्योर द रिपोर्ट साइट्स द एग्जाम्पल ऑफ बंगलुरु, जहाँ पर इंडियन कम्युनिटीज़ ने ट्रेडिशनल जो वाटर टैंक का सिस्टम उसको रिवाइव करने की कोशिश की है। इसके अलावा पैसिव कूलिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें जो बिल्डिंग्स हैं उनको वेंटिलेटेड बनाओ ताकि अर्बन हीट आइलैंड ना बन पाए। तो पैसिव कूलिंग टेक्नोलॉजी अ वाइडली यूज स्ट्रैटेजी टू क्रिएट नेचुरली वेंटिलेटेड बिल्डिंग्स कैन बी अ वाइटल ऑल्टरनेटिव टू एड्रेस द अर्बन हीट आइलैंड। आगे हम चलते हैं, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। रॉकेट बॉयज़ एक वेब सीरीज़ है, उसके ऊपर यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा हुआ है। प्रोब इनटू मिसयूज ऑफ मिनरल फाउंडेशन फंड्स। अब डीएमएफ होता क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है जो कि एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है। अब ये क्यों बनाया गया है? तो बेसिकली जो माइनिंग का एरिया होता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वहाँ के लोगों के ऊपर, तो उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके वेलफेयर के लिए डीएमएफ एक फंड बनाया गया था, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड। ये एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है सेटअप फॉर द वेलफेयर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ द एरियाज जो कि माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशंस की वजह से यहाँ पर अफेक्ट होते हैं।
इट इज़ फंडेड थ्रू कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम माइनर्स। तो इसको फंड कैसे किया जाता है, तो माइनर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो माइनर्स से कॉन्ट्रीब्यूशन लिया जाता है वो 1/3 से ज़्यादा नहीं लिया जाता है। तो एज एवरी माइनिंग लीज होल्डर कॉन्ट्रीब्यूट्स अ पोर्शन ऑफ रॉयल्टी टू द DMF, लेकिन ये 1/3 से ज़्यादा नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन क्या होता है। यहाँ पर ला नीना और एल नीनो को एक्सप्लेन किया गया, जो कि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। यहाँ तो डिटेल में एक्सप्लेन भी नहीं है, तो यहाँ से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आगे हम चलते हैं, इंडियाज़ रशिया आर्सेनल। इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने यहाँ पर डिफेंस का जो भी सामान है वो हमने लेना शुरू किया वेस्ट से हमने आर्म्स इंपोर्ट करना शुरू किया, ब्रिटेन से हमने आर्म्स इंपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन जो रशिया है वो हमारा मेन सप्लायर बना 1970s में। तो बट बाई द 1970s इंडिया वॉज इम्पोर्टिंग सेवरल वेपन सिस्टम फ्रॉम द USSR। अब जो USSR है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 60 to 70% जो हमारी मिलिट्री सप्लाईज है वो यहाँ पर रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। तो रशिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है, बिहाइंड ओनली द US। तो US 37% आर्म्स एक्सपोर्टर, उसके बाद रशिया है। ये हमें सीप्री की रिपोर्ट से पता चलता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो इंडिया है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर था 2000 से लेकर 2020 के टाइम पीरियड में, लेकिन सऊदी अरेबिया लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर बना 2016 से 20 के पीरियड में। तो बेसिकली जो इंडिया है वो काफ़ी आर्म्स को इंपोर्ट करता है, और जो रशिया है वो काफ़ी आर्म्स को एक्सपोर्ट करता है। तो दोनों ही कंट्रीज़ यहाँ पर आपको टॉप 5 में तो मिल ही जाएंगे। अब रशिया के साथ हमारी कौन सी डील्स हैं इन द अपकमिंग टाइम्स, तो यहाँ पर S-400 की यूनिट आनी है। इसके अलावा AK-203 राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग होनी थी एट अ फैक्ट्री इन अमेठी। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी हमें लाइन में दिख रहे हैं। अब रशिया ने क्या क्या हमें प्रोवाइड किया है, तो जो इंडिया की पहली सबमरीन थी वो यहाँ पर सोवियत की थी। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन्स हमें रशिया से लीज पर मिल जाएं, चक्रा 3 और चक्रा 4। इससे पहले हमने चक्रा 1 और चक्रा 2 भी ली थी, लेकिन उनका लीज पीरियड खत्म हो गया, इसीलिए वापस देनी पड़ गई। तो अभी हम 2 और न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स रशिया से लीज पर लेंगे। जो हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, अभी एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर जो है अभी ऑपरेशन में, वो INS विक्रमादित्य है। वो भी यहाँ पर सोवियत मेड कीव क्लास वेसल ही है। इंडिया जो है ब्रह्मोस मिसाइल बनाएगा रशिया के साथ मिलकर, और यहाँ पर फिलीपींस को सप्लाई भी करेगा। इसके अलावा जो सुखोई मिग जेट्स है ये भी हम रशिया से ही लेते हैं। लेकिन हमने पिछले कुछ टाइम में रशिया के ऊपर जो डिपेंडेंस हमारी मिलिट्री की वो हमने कम करने की कोशिश की है। तो अकॉर्डिंग टू द सीप्री रिपोर्ट, आर्म्स इंपोर्ट बाय इंडिया डिक्रीज 33% बिटवीन 2011-15 एंड 2016-20। तो हम यहाँ पर जो इम्पोर्ट्स हैं उनको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, एक ही कंट्री के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात तो ये होगी अगर हम यहाँ पर इंडिजनाइजेशन कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको स्ट्रेट देख रहे होंगे, 2 स्टेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट, डार्डेनल्स स्ट्रेट। अब इनको कंट्रोल कौन करता है, इनको कंट्रोल करता है टर्की। अब यूक्रेन ने बेसिकली टर्की से यही कहा है कि इन स्ट्रेट्स के थ्रू आप रशिया के वॉरशिप्स को मत आने देना। तो इन स्ट्रेट्स के ऊपर आप कंट्रोल रखना ताकि यहाँ पर रशिया के वॉरशिप्स ना आए। अब क्या जो टर्की है वो रशिया के वॉरशिप्स को रोक सकता है, तो ऑफकोर्स रोक सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक कन्वेंशन है, मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन रिगार्डिंग द रिजीम ऑफ द स्ट्रेट्स। तो अब यहाँ पर टर्की ने इस बात को रिकॉग्नाइज कर लिया कि रशिया का इन्वेजन जो यूक्रेन में है वो एक वॉर है। और यहाँ पर रशिया ने इस बात को, अगर टर्की ने इस बात को यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि टर्की यहाँ पर इंप्लीमेंट करेगा मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन रिगार्डिंग द रिजीम ऑफ द स्ट्रेट्स, जो कि 1936 का कन्वेंशन है। तो बेसिकली यहाँ पर जो टर्की है वो ही इन दोनों स्ट्रेट्स को रेगुलेट करता है। तो टर्की कंट्रोल्स द बॉस्फोरस एंड डार्डेनल्स स्ट्रेट्स। दीज स्ट्रेट्स आर ओनली मैरीटाइम पैसेज थ्रू विच रशिया पोर्ट्स इन द ब्लैक सी कैन एक्सेस द मेडिटेरेनियन सी। तो यहाँ से ही जो रशिया की वॉरशिप्स है वो ट्रैवल कर सकती हैं और मेडिटेरेनियन सी में रशिया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर टर्की यूज़ करने नहीं देगा तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो रशिया की वॉरशिप्स हैं वो नहीं जा पाएंगे। तो ड्यूरिंग पीस टाइम एग्रीमेंट ये गारंटी करता है कि पैसेज आप दोगे सारे ही सिविलियन वेसल्स को, इंक्लूडिंग ट्रेड वेसल्स। लेकिन बैटल शिप्स जो हैं उनको यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस दिया जा सकता है, जो कि यहाँ पर टर्की करेगा, और यहाँ पर बैटल शिप्स को रिस्ट्रिक्शंस फेस करना पड़ेगा। ये हम MCC बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ये मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पर एक मार्स की बात की गई कि मार्स क्या है। तो जो मार्स है वो यहाँ पर NPS के अंदर की एक स्कीम है, तो मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम, जो कि यहाँ पर सेवर्स और सैलरीड क्लास को एक ऑप्शन प्रोवाइड करेगी कि वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जो मार्स है वो NPS के अंदर है। तो PFRDA हैज़ अपॉइंटेड EY Actuarial Service LLP एज अ कंसल्टेशन टू हेल्प डिज़ाइन अ मार्स अंडर NPS। तो अभी डिज़ाइनिंग नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर मार्स को डिज़ाइन किया जाएगा। मार्स क्या है, मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम किसकी है, PFRDA की। अब इसमें 2 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन ये है कि फिक्स्ड गारंटी ऑप्शन होगा, जिसमें यहाँ पर गारंटीड रिटर्न दिया जाएगा, और दूसरा फ्लोटिंग गारंटी ऑप्शन होगा, इसमें गारंटीड रिटर्न नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पर जहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो बॉन्ड्स और शेयर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पे यहाँ पर रिटर्न्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आपको बस पता होना चाहिए कि मार्स किसके अंदर है, कौन इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।